क्योंकि होता अक्सर ये है कि जो है ना फिर मिस हो जाती है क्लास के बीच में ना मैसेज होगा। ज़ाहिर सी बात है, शॉर्टकट तो हर चीज़ का होता है। चलें जी, तो आज की क्लास में हम जो है एक दफ़ा सी एस एस का जो है वो ओवरव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा, कल जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे अपने पास। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि आपने एक स्ट्रक्चर बनाया पूरा। ठीक है, इसको हम सबसे पहले ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो हम स्टाइलिंग पढ़ रहे हैं, कोई मुझे बता सकता है कि ये स्टाइलिंग जो है वो कौन सी वाली है? लाइक मैंने आपको कितनी टाइप्स बताई हैं स्टाइलिंग की? 3 टाइप्स बताई हैं मैंने आपको। एक होती है इनलाइन, एक होती है इंटरनल, एक एक्सटर्नल। जो हम अभी सीख रहे हैं वो बेसिकली है इनलाइन। ठीक है, सही है, गुड। अच्छा, अब इनलाइन स्टाइलिंग के लिए आपको ना याद रखनी है, जब भी आपने इनलाइन स्टाइलिंग का इस्तेमाल करना है तो वहाँ पर आपने स्टाइल का टैग लगाना है। एक टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाना है। ठीक है, नहीं देखो, ये बेसिकली एक एट्रीब्यूट है और इसकी आप दे रहे हो इसकी क्या वैल्यू। एट्रीब्यूट और वैल्यू के बारे में हमने बहुत से बात करी थी, हम अपने HTML पढ़ते। यहाँ पर भी एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू के फॉर्मेट के ऊपर आप जो है अपनी स्टाइलिंग के जो फॉर्मेट है उसको यहाँ पे डिफाइन करो। लेट से मैंने बोला कि भाई मुझे जो बॉडी है इसका मुझे बैकग्राउंड कलर जो इस टाइम पे ब्लैक नज़र आ रहा है आपको, तो वो मुझे ब्लैक करना है। लेट से अभी इस टाइम पे वाइट होता है जब आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट होगा। आपने सिंपल स्टाइल का टैग लगाना है यहाँ पे, सॉरी टैग मैं बार बार बोल रहा हूँ। आपने एट्रीब्यूट लगाना है स्टाइल का। क्या लगाओगे? एट्रीब्यूट लगाओगे स्टाइल का, और इज इक्वल टू के बाद इन्वर्टेड कॉमास ओपन करोगे और फिर अंदर लिखोगे बैकग्राउंड कलर के। देन फिर आपने यहाँ पे आगे जो भी कलर है वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। ठीक है, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग कलर्स की जो कोडिंग है वो याद करो, लाइक कलर कोड आपके पास होता है, आप लोग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ये तो 2-3 कोड्स हैं कलर के जो अक्सर हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें याद रह जाता है आगे चल के। सॉरी, हाँ, अगर आप इसकी जगह डायरेक्ट ब्लैक लिखेंगे तब भी वो वर्क करेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक दे देगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे ब्लैक लिखूँ, ज़्यादा डार्क हो जाएगा मेरा कलर। देखो जेट ब्लैक हो गया ये बिल्कुल। अब जो आपका #33 जो है ना, ये बेसिकली इसकी ओपेसिटी वगैरह के हिसाब से कलर सेट हुआ हुआ है। तो काइंड ऑफ ये जो कलर आपके पास अब नज़र आ रहा है ना, ये थोड़ा अपीलिंग कलर होता है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस कलर। ब्लैक कलर का भी आपको यहाँ पे आ रहा है जी। बिल्कुल, अगर आप चाहें तो यहाँ से जब आती है आप होवर करेंगे, होवर करने के बाद यहाँ से आप इसकी कैपेसिटी वगैरह के हिसाब से इसकी तरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा कि स्टाइल इज इक्वल बैकग्राउंड कलर था वो कैसे चेंज करते हैं। इसके अलावा अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे? का एट्रीब्यूट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने कलर का एट्रीब्यूट लगाया और मैंने इसकी वैल्यू दे दी #FFF, यानी कि मैंने सिंपली एक वाइट कलर डिफाइन कर दिया। एग्जैक्टली, उसके बाद आपने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया। ठीक है, पहले आपके पास कलर लिखा आपने, आपने कॉलन लगाया, आपने देन कलर डिफाइन किया, उसके बाद आपने सेमी कॉलन लगा दिया। तो देखो वाइट कलर से मेरे पास ये लेफ्ट साइड पे जो पूरा पैराग्राफ है ये वाइट कलर में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे अपना जो पूरा डिव है कंप्लीट, इसको मुझे लेफ़्ट या राइट अलाइन करना है, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा फ्लोट का। फ्लोट का इस्तेमाल करूँगा और फ्लोट या तो आइदर लेफ्ट होगा आइदर राइट होगा। ठीक है, इसके अलावा एग्जैक्टली exactly। अब देखो, अब आ गई बारी टेक्स्ट की। अब टेक्स्ट के ऊपर क्या करोगे कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट को आप देखोगे तो कि भाई टेक्स्ट की अलाइनमेंट को आपको क्या रखना है, आइदर आपने जस्टिफाई रखना है, आइदर आपने इसको एंटर रखना है, या आपने इसको लेफ्ट और राइट रखना है। इस तरीके से फिर मैंने अपने पूरे डिफ की हाइट डिफाइन कर दी। और जो यूनिट्स हैं इनके बारे में हमने कल इन डेप्थ पढ़ा था कि एक हमारे पास पिक्सल्स होता है, एक हमारे पास रैम्स होता है, एक EM होता है। इस तरीके से मल्टीपल यूनिट्स होते हैं। हम इंशाल्लाह जब हम हमारी स्टाइलिंग एक फेज तक पहुंच जाएगी, आप लोगों को थोड़ी बहुत स्टाइलिंग आ जाएगी, तो उसके बाद देन हम और साथ साथ यूनिट्स को इंट्रोड्यूस करते रहेंगे ताकि आप लोगों को ना समझ में आता रहे। बेसिकली जो पिक्सल्स है ना वो स्टार्टिंग के लिए हम जैसे बिगनिंग लेवल है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें अपनी कंप्लीट वेबसाइट रिस्पॉन्सिव चाहिए होती है, लाइक आपको ये सेम वेबसाइट आपको मोबाइल के लिए भी चाहिए, आपको टैबलेट के लिए भी चाहिए, यानी कि डिफरेंट स्क्रीन्स हो गए ना ये। अभी इस टाइम पे जो आप ये स्क्रीन देख रहे हो ये बेसिकली एक डेस्कटॉप स्क्रीन है। अब यही चीज़ अगर आप लैपटॉप सॉरी टैबलेट वगैरह के ऊपर देखोगे तो वो एक आपकी टैबलेट स्क्रीन है, और सेम चीज़ अगर आप मोबाइल पे देखते हो तो वो आपकी मोबाइल स्क्रीन है। तो इन तीनों के लिए रिस्पॉन्सिवनेस करने के लिए आपको कुछ कोडिंग लगानी पड़ती है, लाइक मीडिया क्वीरीज की हेल्प लेनी पड़ती है या बूटस्ट्रैप की हेल्प लेनी पड़ती है। तो उससे जाकर के आपकी वेबसाइट होती है रिस्पॉन्सिव, और वहाँ पर जो आपका रैम्स का यूनिट है वो काफ़ी हेल्पफुल। देखो पिक्सल्स एक यूनिट है, ये
बाय डिफ़ॉल्ट इट्स सेल्फ रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसकी जगह रैम्स का इस्तेमाल करते हो ना, तो वो यूनिट इट सेल्फ रिस्पॉन्सिवनेस है कि वो आपकी जो वेबसाइट है उसको रिस्पॉन्सिव करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपने कॉन्सेप्ट्स में बैठानी है। ठीक है, तो फिलहाल हमने इन्हीं टैग्स का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जो है मैं डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर आप खोल के क्यों पढ़ा रहे हैं, आप डायरेक्टली क्यों नहीं करवा रहे? तो देखो, बुक खोल के पढ़ाने का मकसद ये है कि एटलीस्ट आप जो बुक के अंदर थ्योरी लिखी हुई है ना, उसको एटलीस्ट एक दफ़ा पढ़ सको। ये पढ़ो और लाजमी पढ़ो, क्योंकि देखो ये चीज़ें होती हैं जो कि इंटरव्यू में आती हैं, क्योंकि उस बंदे को तो पता है कि आपको भले से काम आता हो, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं है ना, करेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर फ़ायदा नहीं है आपके आगे, मतलब वो आपके हायरिंग वगैरह नहीं करेगा भी। क्योंकि देखो इस फील्ड में ना, इस टाइम पे अगर आप बात करो सिर्फ HTML CSS के लिए, तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वो काम आता है, लेकिन में से बहुत कम वो लोग हैं जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के साथ और प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ जो है ना, वो आगे इंटरव्यू वगैरह के लिए आते हैं, और प्रॉपर फिर उनके पास एक प्रॉपर स्किल सेट होती है। सारी बात है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वो आपको सामने बिठाएगा कि कोडिंग थोड़ी करवाएगा, वो तो आपसे कॉन्सेप्चुअल सवाल करेगा ना कि यार ये चीज़ किस तरीके से होगी, अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूँ तो क्या होगी, वो उसी में आपको पूरा जज कर लेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बुक के अंदर बहुत सारे ऐसे टैग्स भी हैं जो कि ज़्यादातर लोग इस्तेमाल भी नहीं करते यूजुअली, बट हम उनको भी पढ़ेंगे ताकि हमारे जितने भी पूरा टॉपिक है वो एटलीस्ट फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू एडवांस लेवल सारी चीज़ें पूरी कंप्लीट कवर हो जाएं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, अब हमने कल यहाँ पे छोड़ दिया था, और एग्जैक्टली अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की। ठीक है, अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट इसके अपने नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि हम टेक्स्ट को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इन समथिंग अदर, लाइक अपर केस और लोअर केस या कैपिटलाइज। अब देखो अपर केस क्या होता है, देखो कोडिंग की फॉर्म में ना हम अपर केस बोलते हैं कि कैपिटल लेटर्स। आप अपने कीबोर्ड से लाइक यहाँ पे अगर मैं इस टाइम पर अगर एक फॉर एग्जांपल मैं एसडीएफ से बाहर आता हूँ और मैं यहाँ पर एक डिप बना लेता हूँ। ठीक है, और इसकी तो नाम है, लेट से मैं इसको नाम भी डिप ही दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ। ठीक है, लॉरेम का 400 नहीं चले 4 वर्ड्स फॉर एग्जांपल। इसी तरीके से अब यहाँ पर मैं आता हूँ, मैंने कहा कि यार मेरे पास एक और पैराग्राफ है, बट अब की मर्तबा वो लॉरेम, अगर ये मुझे कैपिटल देता है, नहीं, लेट से हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब देखो जो पहला वाला यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट है, इसे हम बोलते हैं लोअर केस के, ये सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे गए हैं। ये बरक्स अगर आप नीचे वाला पैराग्राफ देखो तो इसमें क्या है कि सारे कैपिटलाइज्ड हैं। इट मीन्स कि ये सारे अपर केस में लिखे हुए हैं। ठीक है, लोअर केस अपर केस के बारे में समझ में आ गया। इसी तरीके से कैपिटलाइज्ड, अब कैपिटलाइज्ड भी वही काम करेगा जो कि आपका बेसिकली अपर केस है, लेकिन अब इसमें फ़र्क देखने के लिए हम पहले एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे 3 पैराग्राफ ले लेते हैं। एग्जैक्टली, मैं एक काम करता हूँ कि पहले मैं 3 पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, और को भी जो है ना एक काम करते हैं, मैं स्मॉल में ले लेता हूँ। ठीक है, लाइक लोरैम 5 वर्ड्स का मैं ले लेता हूँ। इस तरीके से को मैं ले लेता हूँ एम 5 वर्ड्स। ठीक है, ठीक है, अब पहले वाले को मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे यहाँ पे खाली का टैग लगाना है और मुझे यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इनटू, फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, लोअर केस। ठीक है, अब आपको पता है कि ये ऑलरेडी केस में लोअर केस में। ठीक है, जबकि नीचे वाला जो है आपके पास ये भी लोअर केस में है, लेकिन मैं इसको कह रहा हूँ कि यार इसको स्टाइल कर दो और मुझे टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करवा दो टू अपर केस। ठीक है, इस तरीके से इसके नीचे वाला जो मेरे पास यहाँ पे टैग है, तो मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे यहाँ पे स्टाइल करवाओ और टेक्स्ट को करवा दो ट्रांसफॉर्म इनटू कैपिटलाइज्ड। ठीक है, हम देखते हैं। ठीक है, करता हूँ ब्राउज़र के ऊपर आके, यहाँ पे जो है इसने क्या किया तो देखो, अब इसने क्या किया ज़रा गौर से देख।
तब मैं एक काम कर लेता हूँ कि साथ साथ जो है ना फाइल के अंदर मैं इसको दे देता हूँ और कलर के अंदर मैं इसको ले आता हूँ -FF पे, ठीक है। हम कंट्रोल एस करेंगे एंड देन हम चेक। देखो हुआ क्या, पहला वाला लोअर केस में था, वो वैसा का वैसा ही रहा, ठीक है। दूसरे वाले में क्या हुआ, कैपिटल अपर केस में, कि उसने तमाम लेटर्स को कैपिटलाइज कर दिया, यानी कि अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। इसके बरक्स अगर लास्ट वाला देखो तो इसने क्या किया कि इसके पहले लेटर को कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था इन तीनों के दरमियान, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा और आगे आएँ और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे पास जो टेक्स्ट है वो डेकोरेट करो, लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन। अब ये मुझसे डेकोरेशन के बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ मांगेगा कि भाई डैश करना है, डैश यानी कि और डैश होनी चाहिए मेरे पास, डॉटेड होना चाहिए या डबल लाइन थ्रू या फिर अंडरलाइन। फिलहाल अभी हम अंडरलाइन करके समझते हैं कि अंडरलाइन का मतलब कहने का क्या है इसका ना। तो मैं अपने ब्राउज़र स्क्रीन के ऊपर आता हूँ और चेक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर एक अंडरलाइन आ गई, देख रहे हो ये, यहाँ पे एक अंडरलाइन आ गई मेरे पास टेक्स्ट डेकोरेशन के थ्रू। टेक्स्ट डेकोरेशन किया हमने और यहाँ पे आ गई अंडरलाइन। अब अंडरलाइन के अलावा मेरे पास और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, तो देखो मेरे पास एक डैश है। अगर मैं सेव करूँ तो अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे इस टाइम पे वर्क नहीं कर रही। लेट्स सी कि दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी मेरे पास वर्क करती है। अगर मैं डॉटेड पे जाऊँ, डॉटेड भी जो है मेरे पास वर्क नहीं, ठीक है। फिलहाल जो मेरे पास टेक्स्ट के लिए जो प्रॉपर्टी वर्क कर रही है वो कौन सी है, अंडरलाइन, ठीक है। सब सब कुछ कर सकते हैं, अभी मैं आपको सब साथ साथ बताता हूँ एग्जैक्टली। अच्छा, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि जब भी आप एंकर टैग का यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक अंडरलाइन आ रही होती है आपके पास और साथ एग्जैक्टली। अब देखो यहाँ पे अगर लेट से अगर मैंने यहाँ पे एक एंकर लगा दिया और मैं कह रहा हूँ लेट से इसको होम, अब मैं सेव करूँगा तो देखो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लू कलर से लिखा हुआ आ रहा है और साथ में अंडरलाइन आ रही है, ठीक है। अब देखो ना, अब देखो मैं यहाँ पे स्टाइल का टैग लगाऊंगा, मैं इसको बोलूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन। जो इस पे डेकोरेशन अप्लाई हुई हुई है इस टाइम पे, तो क्या कर दो, रन कर दो, तो देखो इसमें से अंडरलाइन इसकी चली गई। अब मैं इसको साथ में ये भी बोल सकता हूँ कि भाई जो तुम्हारा कलर है वो तुम कर दो -FFF, ठीक है। या कोई सा भी कलर ले लो, बट यहाँ पे फिलहाल हमारे लिए सूटेबल जो है वो -FFF। इसको लिया और यहाँ पे सेमीकोलन और फिर अब देखो कलर इसका वाइट हो गया। अगर मैं इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा फॉन्ट साइज़। लेट से मैंने कहा कि भाई 10 या नहीं, लेट से 20 पिक्सल, ठीक है, ये मुझे चाहिए। अब मैं सेव करवाऊँगा तो देखो 20 पिक्सल्स के बराबर ये बड़ा हो गया। बात आ रही है समझ में। देखो कहीं भी फंसो ना तो फ़ौरन फ़ौरन पूछ लेना, ये सारी चीज़ें अभी बिल्कुल बेसिक्स और आसान आसान चल रही हैं, ठीक है। के बारे में अंडरलाइन के बारे में देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि अगर हमें अंडरलाइन करना है किसी भी लाइन को या किसी भी वर्ड को, तो टेक्स्ट को हम कर रहे हैं बेसिकली डेकोरेट। यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन और अंडरलाइन अंडरलाइन आएगा मेरे, ठीक है। अब आप पूछें। देखो हाँ, सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टाइल का मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट दिया, इज इक्वल टू लगाया। अब मुझे देनी है इसकी क्या वैल्यू। अब वैल्यू देने के लिए मैंने देखा कि यार यहाँ पे मुझे इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। अब इस इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान में ना सारी प्रॉपर्टीज आएंगी और जहाँ पर मैं अपनी प्रॉपर्टी एंड करूँगा वहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जो क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमा है वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और अब हम देखते हैं कि यार इसमें क्या कि अब देखो यहाँ पे ना इन्होंने कुछ बताया हुआ है कि यार हमारे पास जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, लाइक सन हो गया, लाइन हो गया, ओवर लाइन हो गया, लाइन थ्रू, और क्या हो गया, ब्लिंक हो गया, ठीक है। अब अगर हम इनको ट्राई करें, लेट से हम इनमें से ओवर ओवर लाइन को ट्राई करते हैं ना, तो हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ था। मैं कह रहा हूँ कि यार आप मुझे दो ओवर लाइन, ठीक है। अब देखते हैं कि जो ओवर लाइन है हमारे पास वो किस तरीके से डिस्प्ले। देखो इसने क्या किया, मुझे मेरे टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन डिस्प्ले करा के दिखा दी, ठीक है। एग्जैक्टली। अब हमारे पास एक होता है लाइन थ्रू। देखो लाइन थ्रू में क्या होगा कि लाइन आपके बीच में से आपके वर्ड को स्ट्राइक करेगी।
अच्छा, कोई मुझे बता सकता है अगर यही मुझे स्ट्राइक की जो लाइन है यही मुझे अगर HTML के अंदर चाहिए होती है, मैं किस कीवर्ड का इस्तेमाल करता हूँ या किस टैग का मैं इस्तेमाल करता हूँ? देखो अभी देखो इस टाइम पे क्या है, यहाँ पे कट आ रहा है लगा हुआ टेक्स्ट के ऊपर। यही चीज़ तो हमने की है किससे, CSS से। अब मैं चाह रहा हूँ कि HTML के थ्रू करूँ किसी भी वर्ड के ऊपर या किसी भी लेटर के ऊपर, तो मैं कैसे करूँगा? ये हमने पढ़ा था, सॉरी। नहीं, इस पेन से नहीं होता। सोचो सोचो बताओ। जी स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, तो जो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन वाले, इन्होंने यहाँ पे हमें बताया है कि भाई डेल का इस्तेमाल करते हैं। कि वकास भाई आपकी जवाब नहीं दे पा रहे आज। देखो अब अगर मैं यहाँ पे लेट से, इन्होंने सबने कहा कि मैं यहाँ पे डेल का इस्तेमाल करूँ और डेल के अंदर मैं लिख दूँ लेट से, और मैं अपनी ब्राउज़र की स्क्रीन आऊँ, तो हेलो पे स्ट्राइक आ गई। अच्छा, डेल तो ये एक हो गया, इसके अलावा कोई और हमारे पास क्या कोई टैग है कि जिससे हम स्ट्राइक लेकर आ सकते हैं कि स्टूडेंट्स, या सिर्फ ये एक ही है? अच्छा, एक और जवाब आया कि एस का एक टैग होता है हमारे पास, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी चलें एक तरीके से HTML भी जो है ना वो रिवाइज हो रही है। हम ये भी चेक कर लेते हैं आप लोगों ने जवाब सही दिया है या नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया कि अगर हम एस की वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तब भी यहाँ पर एक स्ट्राइक हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये देखो आकाश भाई, आप भी जो है ना चीज़ें रिवाइज नहीं कर रहे हो और सब भूल के बैठे हुए हो। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है वो सर आ रहा है कि भाई मेहनत कर रहे हैं और सारी चीज़ों को पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा, तो इसके अलावा हमारे पास एक होता है ब्लिंक। अब देखो, दिस एनिमेट्स द टेक्स्ट टू मेक इट फ्लैश ऑन एंड ऑफ। अब देखो लिखा हुआ तो है फ्लैश, लेकिन ये वर्क कैसे करता है इसको हम देखते हैं, ठीक है। अब लेट से मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन मुझे ला करके दो लिंक, ठीक है। लेट्स सी ये सपोर्टेड है हमारे पास या फिर नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन में ब्लिंक दे दिया, लेकिन इसने वर्क कर आ करके नहीं किया। अच्छा जी, तो असल में हमारे पास ये इशू है ना कि कुछ हमारे पास ऐसे भी कैटेगरीज हैं कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि HTML4 के अंदर इस्तेमाल हुआ करती हैं, और फिर उसके बाद जो है उससे ब्राउज़र ने सपोर्ट करना छोड़ दिया, तो फिर CSS की जो है उसको अब सपोर्ट नहीं करती। तो ब्लिंक बेसिकली इसने यहाँ पे वर्क नहीं किया। हम कहीं और लगा के देख लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे हमें टेक्स्ट डेकोरेशन, और बाय डिफ़ॉल्ट ब्लिंक का भी ऑप्शन मुझे लेट्स। ठीक है, तो जो है मेरे पास जो टेक्स्ट है वो ब्लिंक नहीं कर रहा, ठीक है। इट मीन्स के ये जो प्रॉपर्टी है वो नहीं वर्क कर रही। इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं कि वर्क क्यों नहीं कर रही। हाउएवर दिस इज जनरली फ्राउंड अपॉन एज इट इज कंसिडर्ड रादर annoying इट। दिस एग्जांपल द क्रेडिट्स हैव बीन असाइंड आल्सो द ऑफ द बिट which is a link is not underlined, which is on by default because it is a link. This property is commonly used by the designers to remove the underlines that browsers place under link pages, on how to add or remove line with a user over a link। अच्छा, तो भाई ये बोल रहा है कि बेसिकली ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती थी कि जब लोगों को अंडरलाइन वगैरह हटानी होती थी, या अपने होवर, बेसिकली होवर किसे बोलते हैं, होवर ये बोलते हैं लाइक अगर मैं अपने कर्सर को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से लेके जा रहा हूँ, इससे यानी कि माउस के जो कर्सर है इसको अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर से लेके जा रहा हूँ ना, तो ये होता है होवरिंग। जैसे मेरे पास यहाँ होम लिखा हुआ है, तो ये होम क्या है, ये एक एंकर का टैग है, देख रहे हो ये एक एंकर का टैग है। जैसे ही मैं इसके ऊपर से लेके जाऊँगा तो मेरा जो माउस का कर्सर है वो चेंज हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको बोलूँ कि यार मेरे पास जो होवर की प्रॉपर्टी, बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टली हम होवर को यूज़ नहीं कर सकते, वो मैं आगे चल के बताऊंगा किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमें एंकर के टैग को बेसिकली टारगेट करना पड़ता है, और होवर के ज़रिए हमें उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन देनी पड़ती है कि जब भी बंदा इसके ऊपर होवर करे, लेट से मैं अगर यहाँ पे होवर कर रहा हूँ, तो आइदर इसका कलर चेंज हो जाए, या इसके अंदर कोई चीज़ होनी चाहिए, या कुछ भी XYZ, या इसमें कोई एनिमेशन लगानी है। एग्जैक्टली exactly।
नहीं, ब्लिंक से आप कलर चेंज नहीं करते हो। बेसिकली इन्होंने बताया हुआ है, ये है कि ब्लिंक जो है वो पहले इस्तेमाल हुआ करता था, डिज़ाइनर इस्तेमाल करते थे कि अगर उनको कोई अंडरलाइन वगैरह हटानी होती थी या कुछ भी एक्स वाई जेड, तो उसके लिए जो है वो ब्लिंक का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब आजकल हमें जो है ना ब्लिंक की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। क्यों, समझ लो कि ब्लिंक अब जो है ना इस्तेमाल भी नहीं होता ना। ज़्यादातर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं लाइन थ्रू का, अंडरलाइन का, या फिर अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा नन का। क्योंकि आपके, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि आप एंकर टैग जब भी यूज़ करोगे ना, तो वहाँ पे आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन आ रही होगी, तो आपको वहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन हमेशा नन करना पड़ेगा। तो 90 to 95, या अगर मैं ये कहूँ कि 100% जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं नन का, टेक्स्ट डेकोरेशन। अच्छा, अब इसके बाद क्या आता है, लीडिंग लाइन हाइट, ठीक है। अब लाइन की हाइट, लेट से कि इस लाइन की हाइट अगर बढ़ानी है, तो मैं किस कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा, तो वो उन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि अगर मैं किसी भी टारगेट करता हूँ पैराग्राफ को और मैं कहता हूँ कि यार मेरी लाइन की हाइट को इतना बढ़ा दो, तो उसकी जो लाइन हाइट है वो उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और अच्छा, यहाँ पर तो मेरे पास अभी कुछ मैं कोई ज़्यादा पैराग्राफ एडिट नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, डॉट पैरा के नाम से एक टिप बना लेता हूँ और इसके अंदर एक पैराग्राफ का टैग दे देता हूँ। यहाँ पे मैं लेट से कीवर्ड्स का एक टेक्स्ट, ठीक है। मैं आता हूँ स्टाइल में, और स्टाइल में मैं क्या बोलूँगा, अब भाई स्टाइल में लाइन हाइट बोलूँगा ना। लाइन हाइट कितनी, 1 पॉइंट नहीं, 1 पॉइंट तो बहुत कम हो जाएगा, लेट से 40 पिक्सल्स। अब देखना जैसे ही मैं सेव करता हूँ, इतनी ज़्यादा गैप से मेरे पास टेक्स्ट आया, देख रहे हो। अब अगर मैं लाइन हाइट 40 पिक्सल जो है हटा दूँ, ठीक है, और ये अपना जो मेरे पास टेक्स्ट है ये सारा कुछ हटा दूँ और अब सेव करता हूँ, तो अब देख फ़र्क पता लगा। इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन की स्पेसिंग थी वो इसने अपनी बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग को मेंटेन रखा, और जैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, लाइन हाइट को ऐड किया, तो इसने अपनी जो स्पेसिंग थी बाय डिफ़ॉल्ट उसको रिमूव करके मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पेसिंग ऐड कर दी। सॉरी, लाइन हाइट से बेसिकली आप किसी भी पैराग्राफ या किसी लाइन के बीच में जो स्पेसिंग होती है उसको इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल भी देख लिया यहाँ पे कि भाई किस तरीके से वर्क कर रही है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लेटर एंड वर्ड स्पेसिंग। अब देखो लेटर और वर्ड स्पेस है यहाँ पे किस तरीके से वर्क करती है। अब देखो, लेटर स्पेसिंग एज द नेम सजेस्ट कि भाई लेटर के दरमियान की स्पेसिंग, ठीक है। अभी हमने देखा कि भाई हम लाइन की जो स्पेसिंग है, यानी कि जो लाइन की हाइट है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे लाइन की हाइट को इंक्रीज कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार टेक्स्ट जो मेरा बहुत ज़्यादा साथ में चिपका हुआ है के दरमियान भी थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए, ताकि जब मैं अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करूँ तो थोड़ी सी खूबसूरती आ जाए मेरी वेबसाइट के अंदर। ये एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है लेटर स्पेसिंग, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये जहाँ भी दूंगा, लेट से अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, चलें इसी में ले लेते हैं कि भाई लेटर की जो स्पेसिंग है उसको आप बढ़ा दो, लेट से 40 पिक्सल के बराबर। तो अब देखना जैसे ही मैं सेव करता हूँ, देख रहे हो मेरे जो लेटर्स हैं कितनी ज़्यादा स्पेसिंग पे आ गए, आ गए नहीं आ गए। ये होती है बेसिकली लेटर की स्पेसिंग। अब मैं अगर स्पेसिंग कम कर दूंगा, लेट से मैं 10 पिक्सल्स पे आ जाऊंगा, अब देखना थोड़े से कम हो गई स्पेसिंग। 5 करोगे तो और सारी बातें कम हो जाएगी, ठीक है। देखो 5 कर दिया मैंने, कम हो गई। यानी कि अब थोड़ा सा मेरा टेक्स्ट क्या है, खुला खुला नज़र आ रहा है। ये यूजुअली हम कर रहे होते हैं अक्सर हेडिंग्स वगैरह के अंदर, जहाँ पे हमें हेडिंग्स थोड़ी खुली हुई दिखानी होती है, तो वहाँ पे हम ये यूजुअली इम्प्लीमेंट। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, हमारा बैकग्राउंड है ना रेडी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक करा हुआ है, मैं वापसी वाइट पे ले जाऊँ, कोई एतराज़, ठीक है। अच्छा, ये हमने देख लिया। अच्छा, अब एक बात आ रही है यहाँ पे वेट की, फॉन्ट वेट। तो भाई फॉन्ट वेट आखिर क्या चीज़ है, तो देखो हमेशा याद रखना कि आपके टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट की, यानी कि अगर आप उसको बोल्ड कर रहे हो, तो बोल्ड करने का मतलब क्या होता है कि उस टेक्स्ट की जो आप विड्थ है इट सेल्फ को आप बढ़ा रहे हो। बात समझ आ रही है। लेट से अगर मैं यहाँ पे, अब देखो 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 यहाँ पे क्या है, एक H1 मैंने दे दिया, ठीक है। और लेट से मैंने H1 में लिख दिया हेलो। अब मैं करवा रहा हूँ उसको सेव, तो देखना H1 किस तरीके से मेरे पास आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड हुआ आ रहा है। अब बाई डिफ़ॉल्ट बोल्ड है। इसके बरक्स अगर मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लूँ और पैराग्राफ के अंदर बोलूँ कि भाई हेलो,
अब देखो, ऐसा और पतला सा लिखा के आया। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि भाई अगर मैं लेट से इसका साइज़ भी बढ़ा दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलूँ कि भाई स्टाइल पे जाओ और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो आप बढ़ा दो लेट से 10, बहुत कम हो जाएगा, 20 पिक्सल, ठीक है। अब 20 भी काफ़ी कम हो गया तो 30 पे ले जाते हैं, ठीक है। हुआ क्या कि देखो दोनों का, आप देखो साइज ऑलमोस्ट बराबर हो गया है, लेकिन एक ज़रा ज़्यादा डार्क और मोटा है और एक जो है वो पतला है। इट मीन्स कि इसके अंदर जो पहले वाले का वेट है वो ज़्यादा है, इसके बनस्बत जो दूसरे वाले का वेट है वो कम है। अब देखो फॉन्ट वेट जो होता है ना वो डिपेंड करता है के फॉन्ट के ऊपर, ठीक है। लाइक अगर मैं कोई एक ऐसा फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ जिसका फॉन्ट वेट ही पतला है, तो उसका जो फॉन्ट वेट है वो बढ़ेगा नहीं। अब अगर इसकी एग्जांपल मैं आपको नेट से चेक करके बताऊँ, चेक कर लेते हैं। बेसिकली अगर हम गूगल फॉन्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं ना अक्सर औकात, वहाँ पर भी जो वेट है आपका वो हमें नज़र आ जाता है। तो काम करता हूँ गूगल फॉन्ट्स में चले, बेसिकली हम अभी आगे चल के भी देखेंगे कि जो लाइक ये वाली होवर के ऊपर है ना। अब देखो जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ इसके ऊपर, जैसे ही लेकर आया, ये होवर इफेक्ट है। क्या बोलेंगे इसे हम? होवर इफेक्ट। अब लाइक बटन्स वगैरह के अंदर भी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कलर्स वगैरह चेंज हो जाते हैं बटन के। अभी तो कोई कलर चेंज नहीं हो रहा बटन का यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, देखो यहाँ पे अंडरलाइन आ रही है, तो ये अंडरलाइन या कलर्स वगैरह के इफेक्ट की सारा हम बोलते हैं होवर इफेक्ट। ये हम करेंगे, ये हम अभी करेंगे CSS में करेंगे, इसी मॉड्यूल में करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ी सी आप लोग पहले CSS पढ़ लो ना, तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है ये आप लगा के खुद देखना, खुद स्टाइलिंग कर रहे होगे। ये इन्होंने यहाँ पर मैं, देखो हमारे पास जो फॉन्ट का वेट होता है ना वो तरह तरह का होता है ना। लेट से वहाँ पे कोई अच्छी, चलो छोड़ो, हम अपनी पहले देख लेता हूँ कि फॉन्ट वेट जो है आपके पास यहाँ। फॉन्ट वेट में आप बेसिकली बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हो। लेट से अगर मैं यहाँ पे ग्राफ लगा रहा हूँ और मैंने बोला कि यार लॉ के अंदर जो यहाँ पे मुझे देखो फॉन्ट वेट आ गया मेरे पास। देखो फॉन्ट वेट में ना मैं चार पांच चीज़ें भी दे सकता हूँ। लेट से यहाँ पे बोल्ड हो गया, लाइटर हो गया, थिन हो गया, या बोल्डर हो गया, या फिर मैं नंबर में भी दे सकता हूँ। लेट से अगर मैंने 900 दिया जस्ट इन केस, तो देखो मेरा फॉन्ट क्या हो गया, बोल्ड हुआ। अब मैं अगर यहाँ पे सिर्फ बोल्ड लिखता हूँ, तब भी मेरा फॉन्ट क्या है, ठीक है। अच्छा अब जो मैं नंबर्स दे रहा था ना बेसिकली, तो वो नंबर्स डिपेंड करते हैं कि आपका फॉन्ट किस तरीके का है। अगर वो फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपने बोल्ड निकाला है, यानी कि आपने इंपोर्ट करवाया और वो फॉन्ट बोल्ड है पहले से, कितना ज़्यादा उसको बोल्ड रखना है या कितना ज़्यादा उसको चौड़ा रखना है। जैसे यहाँ पे जो आपको फॉन्ट देखा कि ये कितना ज़्यादा चौड़ा है और नीचे वाला थोड़ा सा थिन फॉन्ट है, तो आपको कितनी थिकनेस बढ़ानी है इसकी, वो बेसिकली डिपेंड करती है वेट के ऊपर। बात समझ आ रही है? यानी कि मुझे, देखो ये तो सिंपल बोल्ड हो गया ना कि भाई सिंपल आपके फ़ॉन्ट को उसने कर दिया बोल्ड। एग्जैक्टली अब देखो यहाँ पे लेट से मैंने लिखा है और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ स्टाइल और फॉन्ट वेट, लेट से मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब होगा क्या कि मेरा कुछ इस तरीके से आएगा, लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू को कम कर दूँ और अगर इस फॉन्ट के अंदर वो वैल्यू एक्सेप्टेबल है, तो देखो पतला हो गया, देख रहे हो। अब अगर मैं 500 के बजाय इसको 600 ले जाऊँ, थोड़ा सा मोटा हुआ। अगर मैं इसको 700 पे लेके जाऊँ, तो ये इतना ही रहेगा। अब वजह ये है कि 600 तक एक्सेप्ट करेगा, इसके बाद एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं कि जो 900 जा रहे होते हैं, वहाँ पे फिर 800 900 की वैल्यू को सेट कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है मेरी? इट डिपेंड्स अपॉन द फॉन्ट्स कि आप कौन सा फॉन्ट्स वहाँ पे यूज़। कि स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है काइंडली मुझे बताएं कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। जी फुरकान, अरीशा, कंवल,
एग्जैक्टली देखो, अगर आप चाह रहे हो कि यार मैं हेडिंग में H1 का इस्तेमाल ना करूं, मैं सिर्फ पैराग्राफ का इस्तेमाल करूं और उसी को मैं हेडिंग में कन्वर्ट कर दूं, तो आप CSS के जरिए आप आसानी कर सकते हो। लाइक आपने फॉन्ट साइज बढ़ा दिया और फिर आपने उसकी थिकनेस बढ़ा दी। अगर थिकनेस नहीं बढ़ रही उस फॉन्ट की, तो आपने फॉन्ट चेंज कर दिया, आपने बोला कि यार मैं दूसरा फॉन्ट लगा देता हूँ, आपने वहाँ पे दूसरा फॉन्ट यूज़ कर लिया। बात समझ आ रही है मेरी? नहीं आ रही? अब दूसरा फॉन्ट लगाना होगा तो फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल करोगे। वर्ड स्पेसिंग नहीं, लेटर स्पेसिंग। देखो कीवर्ड से याद रखो, जो जो उसके नाम में ना उससे ध्यान में रखोगे ना, तो वो चीज़ याद भी हो जाएगी कि भाई अगर हमें लाइन की हाइट बढ़ानी है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, लाइन हाइट। अगर हमें स्पेसिंग बढ़ानी है तो किसके दरमियान, लेटर्स के दरमियान, तो क्या इस्तेमाल होगा, लेटर्स स्पेसिंग। ठीक है, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अभी आप फिलहाल अगर याद ना भी रख रहे हो तो एटलीस्ट जहन में होना चाहिए, ताकि आप काम के वक्त आप उसको कर सको। और याद कैसे रहेगा, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने वर्ड स्पेसिंग का एक कीवर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, जिससे इन्होंने यहाँ पे स्पेसिंग करी हुई है। हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं लेटर स्पेसिंग का। ठीक है। तो इन्होंने डिफरेंस जो है वो बताया हुआ नहीं है। अच्छा, अब एक और है, हाँ, वर्ड स्पेसिंग। अब देखो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि भाई वर्ड स्पेसिंग का क्या मतलब है। अब लेट्स से मैंने यहाँ पर एक लॉरैम लिया हुआ है और यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं, यार जो मेरी वर्ड है, ठीक है, वर्ड स्पेसिंग ये मुझे बढ़ा के दे दो, लेट्स से 20-30 पिक्सल। ठीक है। अब देखना होगा क्या, इसने स्पेसिफिक वर्ड्स के दरमियान की स्पेसेस बढ़ा दी। मतलब ईच लेटर के दरमियान नहीं बढ़ा रहा, बल्कि वर्ड्स के दरमियान बढ़ा रहा है। बात समझ आ रही है? यानी कि एक कंप्लीट वर्ड यहाँ पर था तो उसके दरमियान जो स्पेस थी इसने बढ़ा दी, फिर इसी तरीके से दूसरा वर्ड आ गया, फिर तीसरा आ गया। तो ये बेसिकली काम करता है कौन सा, वर्ड स्पेस। अच्छा, तो हम पर्सनली जो यहाँ पे चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं वो अक्सर लेटर स्पेसिंग का काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप चाहो तो वर्ड स्पेसिंग का भी काम कर सकते हो। इट्स अप टू। मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कि भाई प्रॉपर्टीज़ को याद नहीं रखो, प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल याद रखो, और अगर चाहो तो अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट भी करते रहो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ गई, सॉरी, अब यहाँ पर हम पहुँच गए अलाइनमेंट के ऊपर। ठीक है। अब अलाइनमेंट को समझना पड़ेगा कि यार अलाइनमेंट हमारे पास क्या चीज़ है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, ये लेफ्ट होता है या राइट होता है या जस्टिफाई होता है या फिर सेंटर होता है आपके पास। ये हम पढ़ चुके हैं कल वाली क्लास के अंदर। ठीक है। और आज भी मैंने दफ़ा दोबारा आपको रिवाइज करवा। अब ये है वर्टिकल अलाइनमेंट। यार अगर आप किसी चीज़ को वर्टिकली अलाइन करना चाह रहे हो, लाइक वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है, तो वो कैसे कराओगे। अब देखो इसने क्या बोला हुआ है यहाँ पे, वर्टिकल अलाइन हैश फंस। इट मीन्स कि यहाँ पे उन्होंने एक आईडी को कॉल कराया हुआ है, और आईडी को कॉल करा के क्या कहा हुआ है कि भाई वर्टिकल अलाइन कर दो टेक्स्ट को टॉप पे। तो देखो टेक्स्ट मेरा चला गया वाई एक्सिस में टॉप पे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई बेस लाइन पे ले जाओ, तो जो इसकी बेस लाइन होगी, याद है बेस लाइन, कल मैंने एक टाइपोग्राफी के बारे में बताया था, एक वर्ड लिखा हुआ था, उसकी डायग्राम बनी हुई थी, और उस डायग्राम के ऊपर काफ़ी सारे लेबल्स हुए हुए थे। याद आ रहा है, नहीं आ रहा? मैं दोबारा दिखाऊँ? आता हूँ। पेज नंबर कौन सा है, 293, ये याद रखना। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ आप लोगों के, और आप लोगों को ऊपर आके मैं वो एटलीस्ट डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखो, देख रहे हो ये क्या लिखा हुआ है, बेस लाइन। ठीक है। अब अगर मुझे टॉप पे भेजना है तो टॉप, ठीक है, टॉप कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इस वाली पॉइंट से शुरू हो जाएगा। ये बेस लाइन है। तो ये चीज़ें हैं कि इस तरीके से आप याद रख सकते हो। प्रॉपर्टीज याद रख लो, क्योंकि देखो बार बार कितनी मरतबा बुक खोल लो। अगर नोट्स बने हुए होंगे ना कॉपी के अंदर, तो वो ज़्यादा आसान है। मैं ही समझता हूँ कि यार नोट्स बने हुए ना, प्रॉपर्टीज लिखी हुई है शॉर्ट फॉर्म में आपके पास, तो आप फॉरन कॉपी खोलते हो, आपको प्रॉपर्टी याद आ गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्निपेट आपके पास अगर डाउनलोड हुए हुए, आपने अगर एक्सटेंशन सारी इंस्टॉल की हुई है, तो वो आपको स्निपेट्स के तौर पे खुद ही सजेस्ट कर देगा कि यार आप ये प्रॉपर्टी लिखना चाह रहे हो कि ये प्रॉपर्टी लिखना चाह रहे हो, तो आपको वहां से भी याद रह जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर मैंने बताया था कि अगर हमें मूवमेंट करनी है, हम ऐसे ही मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पर, अगर मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर आऊँ और मेरा लेट से यहाँ पर एक डिव बना हुआ है, डॉट डिव, ठीक है, और मैं इसकी लेट से स्टाइलिंग भी दे रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि भाई अब बैकग्राउंड कलर है वो आ करके, ठीक है। ये आपने ला करके दे दिया मुझे, और आप इसके में मुझे इसकी जो हाइट है वो आप मुझे ला लेट से 100 पिक्सल। ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके अंदर मेरे पास एक पैराग्राफ होना चाहिए, और एम 10 वर्ड्स का कुछ कीवर्ड यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ हो। ठीक है।
अच्छा, आप मुझे यहाँ पे क्या करनी है, वर्टिकल अलाइनमेंट। तो अगर मुझे टॉप पर भेजना है इसको, लेट से अगर यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखो, तो मुझे इसको टॉप पे लेके जाना है, 6 मंथ्स जिस तरह लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करूँगा, वर्टिकल अलाइन टेक्स्ट टॉप। देखो मैं अपने ब्राउज़र की स्क्रीन पे, आप लोग साइड बाय साइड इसको फाइल वर्टिकल अलाइन टॉप, ठीक है। लेकिन इसका कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा मेरे पास, टेक्स्ट टॉप। ये याद रखो ये चीज़, खाली टॉप लिखोगे तो माइट भी पॉसिबल कि वर्क ना करे, ठीक है। बट आपने टेक्स्ट टॉप को लिखना है, क्योंकि अभी आप इस टाइम पे किस चीज़ को भेज रहे हो ऊपर, टेक्स्ट को भेज रहे हो ऊपर, ठीक है। अब देखो मैं सेव करता हूँ और हम देखते हैं, तो हमारे पास जो पैराग्राफ है वो ऑलरेडी टेक्स्ट टॉप पे। अगर मैं इसको बोलूँ यार बेस लाइन, ठीक है, तो हमारे पास इस हमें क्या, वर्टिकल अलाइन हमने क्यों नहीं, एक काम करते हैं, पेरेंट जो इसका है, लेट से आ रहा है, हाँ। ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट आपके एलिमेंट्स है ना यहाँ पे जी। यहाँ पे कोई और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, टेक्स्ट बॉट बेस लाइन, टेक्स्ट बॉटम ने और काम करते हैं, टेक्स्ट बॉट का जी कर रहा, यहाँ पे कुछ बताया हुआ है, पहले हम वो उसका देख लें। A vertical align property is the common sort of when it is not intended to allow you text in as and div, ठीक है। but yes such a div through it does have this effect when used with the table cells, ठीक है। अब देखो उन्होंने यहाँ पे ये बात क्या बताई हुई है, अगर मैं जो वर्टिकल अलाइन एलिमेंट है उसको मैं अगर डिव और पैराग्राफ के साथ यूज़ करूँगा, तो वो मुझे बाज़ औक़ात अलाउ नहीं करेगा क्या करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर मैं इसको टेबल्स के साथ अप्लाई करता हूँ तो वहाँ पर काफ़ी हद तक ये यूज़फुल है। इट इज़ मोर कॉमनली यूज विद इनलाइन एलिमेंट सच एज इमेज em और स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अभी जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो किन का यूज़ कर रहे हैं, हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का यूज़, हमने अभी तक इनलाइन एलिमेंट्स को छेड़ा भी नहीं है, लाइक स्पैन वगैरह हमने लगाया नहीं है इसमें, नाम ने इमेज का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। When used with the elements, it performs a task very similar to the HTML align attribute used on the image element, which you met on the page number. The values, अब देखो पिक्चर को आप अलाइन करने के लिए क्या बोलते हो, अलाइन का कीवर्ड इस्तेमाल करते हो नहीं करते हो साथ में, अलाइन लेफ्ट राइट, याद है इमेज जब हमने पढ़ी थी, इमेज का डायग्राम में पढ़ा था। तो ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है, हाँ, तो उन्होंने वही वाली बात बताई हुई है। अब देखो अगर मैं आपको पेज नंबर 103 पे ले जाऊँ, ठीक है, तो 103 पे अगर हम आए और यहाँ पे बारे में बताया हुआ होगा, और अलाइन की देखते हैं प्रॉपर्टी इन्होंने कहाँ यूज़ की आप लोगों को, ठीक है।
क्या हुआ होगा, देखो अभी आगे आएगा, टेंशन यहाँ पर क्या- अब मैं अगर इसको थोड़ा बहुत हाईलाइट करूँ, शायद मे बी आप लोगों को, ठीक है नज़र आया ये। भाई इमेज क्या है, इट सेल्फ इन लाइन एलिमेंट है कि नहीं? पहले तो मुझे ये बताओ, इन लाइन है या ब्लॉक लेवल है? लाइन है, ठीक है। तो अब इसको अलाइन करने के लिए HTML के अंदर ही प्रॉपर्टी बेसिकली जो मैं यहाँ पे जो मैं असाइन कर रहा हूँ ना, ये अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट राइट, ये जो भी ये बेसिकली HTML के टैग के अंदर की ही इसकी खासियत की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे कोई CSS का इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये इट्स सेल्फ HTML के अंदर की हुई है प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमारे पास पेज नंबर कौन सा था, 193, 93, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ये बताओ सबसे पहले तो मुझे। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही है बिल्कुल, सिमिलर होंगी चीज़ें बट इनको अलग तरीके से आपने याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने बताया हुआ कि भाई बेस लाइन है, सब है, सुपर है, टॉप, मिडिल, बॉटम, टेक्स्ट बॉटम, ठीक है। ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी कि आप इनको मुख्तलिफ तौर पे यूज़ कर सकते हो, बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर आपको देखो यही फ़ायदा है कि देखो टेक्स्ट पढ़ के फ़ौरन समझ में आ गया कि यार जो हमारी प्रॉपर्टी है वर्क क्यों नहीं कर रही, कि भाई हमने यहाँ पे पढ़ लिया फ़ौरन आगे कि भाई ये तो इनलाइन एलिमेंट्स के साथ वर्क करती है। जबकि हम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, देखो ना, हम डिफ पे कर रहे हैं इम्प्लीमेंट। डिफ क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। पैराग्राफ क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो स्पेस ने क्या किया, वर्क ही नहीं किया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पूरी लाइन की स्पेस घेर रहा है ना वहाँ पर, इस वजह से इसने वर्क नहीं किया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि जब भी आप स्टाइलिंग कर रहे होते हो ना, और आप कहीं फंस जाते हो और आप बोलते हो कि यार ये प्रॉपर्टी यहाँ पे वर्क क्यों नहीं कर रही, तो सबसे पहले सोचो कि यार ये मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पर दी है इसको, ये इसके लिए है भी या नहीं। बात समझ आ रही है? हाँ एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट इंडेंटिंग, ठीक है, इंडेंट। अब इंडेंट क्या है यार, ये तो कोई मतलब ऐसा जो हमने कभी वर्ड जिंदगी में सुना नहीं है, ऐसा तो क्या चीज़ है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब पढ़ो, द टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट विदाउट एन एलिमेंट, ठीक है। द अमाउंट यू वांट द लाइन इंटेंडेड ही कैन बी स्पेसिफाई इन अ नंबर ऑफ वेज बट इज यूजुअली गिवन इन पिक्सेल्स और रैम्स। भाई ये बोल रहा है कि यार टेक्स्ट इंडेंट की जो प्रॉपर्टी है बेसिकली वो जो पहली आपकी जो लाइन है टेक्स्ट की, एलिमेंट के अंदर जो पहली लाइन है टेक्स्ट की, उसमें इस्तेमाल करने के लिए आपको बेसिकली यहाँ पे दिया गया है। अब देखो इन्होंने यूज़ कैसे किया हुआ है इसको। अब सबसे अच्छी इस बुक की बात यह है कि यार इन्होंने ना यहाँ पे कोड भी दिया हुआ है और साथ में इसका आउटपुट भी दिया हुआ है, ताकि आपको समझ में आता रहे कि यार जो कोड लिखा हुआ है इसका आउटपुट क्या मिल रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अक्सर हम गूगल कर रहे होते हैं कि यार कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाएं, ताकि हम उसको देख करके समझ सकें कि यार आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास। ये बेसिकली इसी वजह से बहुत आसान किया हुआ है इस बुक में, ठीक है। तो एज अ बिगनर आप लोगों को समझने में आसानी होगी। अब देखो, अब देखो इसने किया हुआ क्या, यहाँ पे इसने H1 को टारगेट किया, ठीक है। इसने डायरेक्टली क्या किया, टैग को टारगेट किया है। बैकग्राउंड इमेज बोली इसने, URL दिया बैकग्राउंड इमेज का, बैकग्राउंड रिपीट, टेक्स्ट इंडेंट। अब टेक्स्ट इंडेंट क्या है कि भाई इसके अंदर जो है इसने उसको पीछे की साइड पे ले गया, मतलब एक टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट के पीछे वो लेके चला गया कितना, माइनस कुछ करके इसने दे दी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं थोड़ा सा आपको और मज़ीद, अब यहाँ पर थोड़ा सा ना इसके बारे में और दफ़ा पढ़ लेते हैं कि यार कहना क्या चाह रहा है। इट कैन टेक अ नेगेटिव वैल्यू विच मीन्स इट कैन बी यूज टू पुश टेक्स्ट ऑफ द ब्राउजर विंडो। यू कैन सी this technique used in this example where the H1 element used a background image to represent the heading. The text has been moved far to the left of the screen. Background image are covered on page number 413. We still want the heading text to be on the page for search engine and those who cannot see the image, but we cannot have it display on the top of the logo or it will be unreadable. But by pushing it 9999 pixels to the left, it is way out of the site but still in the HTML कोड। अब देखो बेसिकली कहने का चाह रहा है कि भाई जो मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है
उस टेक्स्ट के पीछे मुझे एक इमेज लगानी है और इसको रीडेबल फॉर्म में बनाना है। एक काम करते हैं, हम इसको ऐड कर लें, ठीक है। मैं एक इमेज फॉर एग्जांपल यहाँ से ले आता हूँ सबसे पहले तो, और देखते हैं कि इन्होंने इम्प्लीमेंट कैसे किया हुआ है, ठीक है। तो पिक्सल्स आपकी वेबसाइट है, वहाँ से आपको हाई क्वालिटी और शार्प इमेजेस मिल गई। एक आपके पास है अनस्प्लैश। ये दो वेबसाइट्स हैं जो डेवलपर्स ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। लिख लो अपने पास, एक पिक्सल्स और एक अनस्प्लैश। जितने भी स्टूडेंट्स हैं काइंडली इसको एक दफ़ा लिख लें अपने पास। एक हमारे पास अनस्प्लैश है और एक हमारे पास है पिक्सल, ठीक है। दो वेबसाइट्स हैं कि जिनका हम इस्तेमाल करते हुए अक्सर औकात इमेजेस डाउनलोड करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक एच है, ठीक है, लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। और हमारे पास क्या है, एक लेट से एक पैराग्राफ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है लॉ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बेसिकली इस H1 के एक इमेज यूज़ कर, अब एक काम करता हूँ, मैं टैग पे आता हूँ और भाई बैकग्राउंड URL, ठीक है। अब मैं इसको बेसिकली दूसरी URL के अंदर क्या होगा, मेरे पास इमेज की एक लिंक होगी कि अगर मुझे इमेज यूज़ करनी है मैं URL के थ्रू कर सकता हूँ। अब देखो उन्होंने क्या किया हुआ है, बैकग्राउंड इमेज करके इसको स्पेसिफाई किया हुआ है कि भाई मैं बैकग्राउंड के ऊपर इमेज ही लगाऊंगा, ठीक है। और फिर उन्होंने इमेज की URL दे दी, सही है। और फिर उन्होंने क्या किया, बैकग्राउंड रिपीट को उन्होंने क्या किया, नो रिपीट। इसकी वजह यह है कि जब भी आप इमेज को यूज़ करोगे किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर, आपकी इमेज मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही होती है। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कहने का मकसद क्या है। अब देखो ना, अब एक काम करते हैं ना हम, यहाँ पर मेरे पास इमेज आ गई है, लेकिन हाँ एक काम करते हैं, इसकी थोड़ी हाइट दे देते हैं। इमेज मेरे पास मुझे ऐसा लग रहा है आ गई है, देखो लाइट शेड आ रहा है ये H1 की। एक काम, बस आप लोग वेट करें ताकि ताकि एटलीस्ट मैं आपको ये दिखा सकूं कि बैकग्राउंड पे हमारे पास इमेज आ गई है, ठीक है। ये जो बैकग्राउंड अभी मेरे पास आया है ना, ब्लर नहीं है, ये एक इमेज, लेकिन ये रिपीट हो रही है, ठीक है। लेट्स से मैं इस डिफ की जो हाइट है ना उसको मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि यार हाइट तुम 100 पिक्सल, और अब मैं इसको सेव करवाता हूँ तो इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो होपफुली थोड़ी बहुत मेरे पास जो इमेज है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाए। अभी भी मेरे पास इमेज डिस्प्ले होना स्टार्ट नहीं हुई। मैं एक काम करता हूँ, हाइट को कुछ 700, ठीक है। और लेट्स सी, देखो थोड़ी बहुत इमेज डिस्प्ले होना शुरू हो गई है, देखो यहाँ से देख रहे हो। लेकिन अब मसला क्या आ रहा है कि यार मेरी जो इमेज है ना, बहुत ज़्यादा, एक तो मसला ये कर रही है कि बहुत ज़्यादा जूम हो करके मुझे एक कोने से मिल रही है, एक कोने से मिल रही है। जबकि मैं चाह रहा हूँ कि यार सिमट के पूरी इमेज इस हिस्से के अंदर आ जाए मेरे पास, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो एक तो प्रॉपर्टी ये है कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे आऊँ, और यहाँ पे आने के बाद मेरे पास जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट की, मैं यहाँ पे दे दूँ कोई नो रिपीट से, मैं यहाँ पे दे दूँ ब्राउज़र को। अब देखो एग्जैक्टली exactly, देखो बैकग्राउंड हिट और नो रिपीट, ये मैंने कर दिया, ठीक है। मैंने जैसे नो रिपीट किया थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अभी भी कंप्लीटली फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो अभी सिर्फ हुआ ये कि जो मेरी इमेज अगर रिपीट हो रही है मल्टीपल टाइम्स, अभी तो मेरी इमेज क्योंकि बहुत ज़्यादा जूम हुई हुई है, मुझे इतना पता नहीं लग रहा है। लेकिन बाद औक़ात आप इमेज जब यूज़ करते हो ना अपने पास, तो उसमें होता ये है, आपकी जो एक इमेज है वो मल्टीपल टाइम्स जो है ना रिपीट हो रही होती है, 2-3 मरतबा खुद ही आ गई बैकग्राउंड में, क्योंकि बैकग्राउंड को कवर करना होता है। अगर जैसे मैंने अभी जो इमेज यूज़ की है वो क्या है, थोड़ी सी बड़ी है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरी जो इमेज है वो थोड़ी सी बड़ी है,
एज कम्पेयर टू अदर इमेजेस। अगर मैं कोई और इमेज लगाता हूँ और वो अगर मेरी इमेज छोटी सी है, अब देखो ये इमेज मेरी थोड़ी सी बड़ी है, देखना अभी, इसको ऐसे ही देख के पता लग रहा है कि यार ये लंबाई में बड़ी है काफ़ी, ठीक है, तो बड़ी है, काफ़ी बड़ी इमेज है मेरी। मतलब अगर बंदा यहाँ से भी शुरू कर रहा है और जूम कर रहा है, यानी कि ये ब्राउजर मेरा सिर्फ इतना हिस्से को कवर अप कर रहा है, ठीक है। अब ये इमेज चूंकि बाय डिफॉल्ट बड़ी है, इस वजह से ये रिपीट नहीं हो रही है। लेकिन अगर मेरी इमेज छोटी है, तो वो पूरी हाइट को कवर करने के लिए इमेज को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर देती है सर ब्राउज़र। उसके लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, आप यहाँ पे अलाइनमेंट करते हो कैसे। आपने बोला कि भाई लेफ्ट से सेंटर, राइट से सेंटर, और फिर पूरी इमेज को आपने क्या करवाना है, कवर करवाना है। कवर किस पे करवाना है, इस पूरे डिफ के ऊपर आपने इसको कवर करवाना है। देखो अभी कवर हो चुकी है आपकी इमेज, बट अब इमेज ही आपकी इतनी ज़्यादा बड़ी है। अगर मैं इसकी हाइट बढ़ाऊंगा ना, तो ये इमेज अब सही आएगी मेरे पास। लेट्स से अगर मैंने इसकी 800 कर ठीक है, मैं इसकी 1000 कर दूं हाइट। अब क्या किया कि मेरा जितना बॉक्स है ना, उस पूरे बॉक्स के हिसाब से अब जो मेरी इमेज है वो लगना स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये लंबाई में ज़्यादा है। एग्जैक्टली, बात समझ आ रही है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी दी है, सेंटर, सेंटर, डैश लगाया, और फिर मैंने यहाँ पे दिया है कवर। अच्छा, अब ज़्यादातर जो सेंटर वाले होते हैं ना, वो एक लाइन में प्रॉपर्टी लगाना नहीं सिखाते हैं। बोलते हैं कि भाई वो मल्टीपल लाइंस आप इस्तेमाल करो और उनमें अलग अलग करके प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करो, जबकि सबसे अच्छा और प्रोफेशनल तरीका ये है कि आप एक लाइन का कोड लिखो और उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कवर कर लो, रादर देन कि आप अलग अलग लाइंस में कोड लिख रहे हो, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये वन लाइन कोड है, ठीक है। अब लेट से यहाँ पे कोई इमेज है वो बहुत बड़ी है, जैसे आपने देखा, तो आपने क्या किया, लेफ्ट से सेंटर, राइट से सेंटर, और फिर स्लैश लगा के कर दिया उसको कवर। क्या हुआ, इमेज जो है आपकी पूरे डिफ के ऊपर क्या हो गई, कवर हो गई। बात समझ आ रही है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी ना अगर ये बुक के अंदर आगे चल के आएगी तो मैं आपको मजीद इसको इन डेप्थ समझा दूंगा, बट अभी के लिए फिलहाल आप इतना ही समझ लो कि अगर इमेज बहुत बड़ी है और जूम होके आ रही है, तो उसको सेंटर करने के लिए हम दो मरतबा सेंटर लगाते हैं, एक दफ़ा एक्सेस के लिए, एक दफ़ा वाई के लिए, और फिर इसको कर देते हैं उस पूरे बॉक्स के ऊपर कवर। एग्जैक्टली। अब देखो, अब इसने क्या बोला है, टेक्स्ट इंडेंट। अब टेक्स्ट इंडेंट को अप्लाई करके एक दफ़ा देख लेते हैं, बल्कि मैं इसी की वैल्यू को उठाता हूँ और इसी की वैल्यू को मैं कर लेता हूँ क्या, कॉपी। चलो खैर है, कॉपी किया मैंने इसको। सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा, ठीक है। ऐसे इस प्रॉपर्टी का भी हम बहुत कम यूज़ करते हैं, समझ लो कि ना होने के बराबर यूज़ कर रहे होते हैं बाद। और इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा, मैं करूँगा इसको सेव। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या इफेक्ट आ रहा है। तो जैसे ही मैंने टेक्स्ट इंडेंट किया, आपने एक चीज़ क्या देखी कि मेरा जो टेक्स्ट था यहाँ पे हवा, वो गायब हो गया। इट मीन कि जो मेरी इमेज थी अब ऊपर आ गई टेक्स्ट के। अब अगर लेट से मैं इसकी वैल्यू को नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव में ले जाता हूँ, देखो वही तो, देखो टेक्स्ट इंडेंट इटसेल्फ एक प्रॉपर्टी है। देखो जैसे मैंने इसकी क्या कर दी वैल्यू, कुछ मैंने इतना पिक्सल्स कर दी। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को कुछ कम कर देता हूँ, इट्स 99 या कुछ तरीके से, तो माइट भी पॉसिबल कि अब जो मेरा टेक्स्ट है वो थोड़ा सा और अपीयर होगा। कैसे करके देख ले। बेसिकली ये लेफ्ट साइड से अब थोड़ा सा राइट पे आ गया। तो ये चीज़ है कि भाई इसमें हम क्या करते हैं कि भाई हमारे पास एक इमेज होती है या कोई एक एग्जैक्टली, ठीक है। क्या किया इसने कि थोड़ा सा
राइट साइड पे लेकर आ गया ये। तो ये चीज़ है बस इसमें। ठीक है। अच्छा अब, अच्छा यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना सारी चीज़ें? ये काइंडली फ्रेंड्स एक दफ़ा आप लोग कंफर्म कर दें। हाँ मैं करवा देता हूँ। ठीक है, अरीशा, कंवल, फुरकान, 2 फुरकान है हमारे पास, दोनों का रिस्पॉन्स। अच्छा ठीक है, गुड। ओके तो बाय मिस्टेक हमने जो हमारा लाइव सर्वर था उसको हमने। अच्छा तो यहाँ तक हमने ये सारी प्रॉपर्टीज़ इन डेप्थ देख ली। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, क्या आगे? अच्छा अब ये चीज़, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमने ऑलरेडी देख ली हैं कि भाई अगर हमें बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट शेडो। ठीक है, अब टेक्स्ट शेडो आपने अक्सर देखा होगा, आपके पास एक टेक्स्ट आ रहा है और उसके पीछे शेडो है उसके। ठीक है, अब इसकी ना प्रॉपर्टी को समझना है यहाँ पे कि एक इसमें वैल्यू होती है एक्स एक्सिस की, एक इसमें वैल्यू होती है वाई एक्सिस की, और एक होता है ब्लर कि आपको कितना ज़्यादा ब्लर करना है, और एक आपके पास होता है कलर कोड। अब देखो मैं इसको इम्प्लीमेंट करके पहले दिखाता हूँ ताकि आपको इसको समझने में आसानी। लेट्स से मेरे पास ये इमेज है, ठीक है ना, और इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसी टेक्स्ट को मुझे यहाँ पे क्या करना है, शैडो में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे दूंगा टेक्स्ट शैडो। अच्छा इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल हम ज़्यादा कर रहे होते हैं। 1 पिक्सल्स फ्रॉम द एक्स, 1 पिक्सल फ्रॉम द वाई एक्सिस, एंड 3 पिक्सल्स ब्लर, एंड जो कलर होगा मेरे पास वो हैश 3। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आप देखना थोड़ा बहुत आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट का शेडो अगर इसने यहाँ पे होगा तो वो आ जाएगा। अगर मैं सेव कर देता हूँ और ब्राउज़र थोड़ा सा, एंड देन लेट्स सी, काम करते हैं और टेक्स्ट के ऊपर लगा के देख, यहाँ पे मुझे चाहिए, यहाँ पे आ गया मेरा। ठीक है, बेसिकली अच्छा ठीक है, हमने लगाया बेसिकली एक पैराग्राफ के ऊपर। अब मैं जूम कर लेता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ। देखो फ़र्क पता लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो अब मैं अगर, मेरे पास जो पहली वाली वैल्यू है मैं अगर उसको 100 कर दूं लेट से, तो अब देखना जो मेरा शेडो है वो किस साइड पे मूव करेगा, खाली ये चीज़ देखना। अभी किस साइड पे मूव किया? राइट साइड पे आ गया। इट मीन्स कि ये कौन से एक्सिस पे मूव कर रहा है? एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है ना। तो यानी कि इससे हमें एक बात साबित हो गई कि जो पहली वाली वैल्यू है हमारी, वो हमारी किसकी है? एक्स एक्सिस की है। इसके बरक्स हमारी जो दूसरी वाली वैल्यू है वो हमारी कौन सी वाली है? वाई एक्सिस की वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं वाई एक्सिस की वैल्यू को बढ़ा के दूंगा तो देखो मेरा जो शेडो है वो चला गया ऊपर की साइड पे कहीं, और चूंकि मेरे पास यहाँ पे एक इमेज लगी हुई है तो इसकी वजह से हाइड हो गया। ठीक है, अब मैं लेट से को कम करके कुछ 10 पे ले आता हूँ ताकि आपको एटलीस्ट यहाँ पे नज़र आ सके कि हमारा जो शेडो है वो कितना नीचे गया है। देखो आ रहा है नज़र? तो ये हमारे पास पहली वाली कौन सी वैल्यू हो गई? एक्स एक्सिस की। दूसरी वाली किसकी हो गई? वाई एक्सिस की। तीसरी वाली किसकी हो गई? ब्लर की। मैं अगर इसको 10 पिक्सल्स कर दूं 3 से हटा करके, अब देखना है क्या फ़र्क होगा। देखो बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया, इतना ब्लर हो गया कि अब हमें नज़र भी नहीं आ रहा। बात समझ आ रही है? अगर मैं इसको 1 पिक्सल्स पे रहने दूं और अब मैं देखूं कि भाई क्या फ़र्क पड़ रहा है मेरे पास, तो देखो 1 पिक्सल्स पे इसने इतना ज़्यादा ब्लर नहीं किया। देख रहे हो? बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका काफ़ी फ़ायदा होता है आगे चल के, आप इनको अक्सर औकात यूज़ कर रहे होगे अपने पास कोडिंग करते हुए। ठीक है, पहला वाला एक्स एक्सिस, दूसरा वाला वाई एक्सिस, तीसरा वाला शेडो। ठीक है, ये हो गया आगे पास एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये आगे बाद यहाँ पे शेडो के लिए आ गया और ये आगे पास कलर के लिए आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी दिया एक्स फॉर एक्स एक्सिस, वाई फॉर वाई एक्सिस, एच फॉर आपके पास शेडो, या आप कह लोगे ब्लर। इसको मैं अगर यूँ कर दूँ कि इसको यहाँ से रिमूव करके मैं अगर इसको ब्लर कर दूँ, यानी कि भाई कितना ज़्यादा आपको ब्लर करना है,
के लिए बी हो गया, और ये आखिरी वाला जाहिर बात है इससे खुद शो हो रहा है कि भाई कलर के लिए आपके पास है। ठीक है। अच्छा, अब ये इसके अलावा हमारे पास और कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उसको एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं, एंड देन हम अपना फिर उसके बाद टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। हो गया। अच्छा, फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया, सही है। अब एक और चीज़, यहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास आती है डॉट नोटेशन। इसको हम इंशाल्लाह अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे कि हम किस तरीके से लेके जा सकते हैं। अच्छा, एक समराइज में आपको एक दे देता हूँ कि भाई हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा ना। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, तो काइंडली मुझे एक दफ़ा मैसेज करके रिप्लाई करें कि भाई सबको चीज़ समझ में आ रही है। कोई भी चीज़ को क्लियर अगर नहीं है ना तो मुझसे पूछ लो। सॉरी, थैंक्स इंटेंड। और देखो, इसको हमें प्रॉपर्टी को याद रख लो कि यार किस लिए इस्तेमाल होती है। वैसे हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर हमें बैकग्राउंड पे इमेज चाहिए ना, हम बैकग्राउंड वायरल देते हैं और वहाँ पे हम इमेज लगा देते हैं। हाँ, अगर इमेज के ऊपर हमें कोई कलर की लेयर चाहिए, उसके लिए फिर हम लीनियर ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आगे चल के दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा अगर वो रिपीट कर रहा है तो नो रिपीट, अगर वो सेंट्रलाइज नहीं है तो सेंटर सेंटर एंड स्लैश कवर बिल्कुल करेगा। लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे उसने क्या बोला हुआ है क्रिटिकल पार्ट में कि भाई इमेज के साथ ये वर्क करता है, कि भाई इमेज को पीछे ले जाएगा या फिर टेक्स्ट को पीछे ले जाएगा। बात समझ आ रही है। अब देखो, आज की क्लास में हमने देखा कि भाई हम जो है टेक्स्ट को किस तरीके से अलाइन करते हैं, टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म किस तरीके से करते हैं। बेसिकली आज की क्लास में हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखना सीखी है कि भाई अगर हमें टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना है अपर केस में या लोअर केस में, तो उसके लिए हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। बिल्कुल, यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे देखो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस या कैपिटलाइज्ड। अच्छा, लोअर केस में क्या होगा, सारे एक साथ जवाब देंगे जल्दी जल्दी। यार जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा यार। देखो, रिप्लाई करते रहो साथ साथ, ताकि मुझे पता लगता रहे कि भाई आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। जी स्टूडेंट्स, हरीशा, फुरकान, आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मुझे। देखो, मैंने यहाँ पे पूछा है कि यार टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो मैं कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको कर रहा हूँ लोअर केस में, ठीक है, तो लोअर केस के अंदर जो है वो क्या होगा, मेरा टेक्स्ट जाहिर बात है स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसको कर रहा हूँ अपर केस में, तब क्या होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कैपिटलाइज, ठीक है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, ठीक है जी। अच्छा, जो दूसरे वाले फुरकान हैं उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा। फुरकान, एक ही फुरकान का खाली रिस्पांस आ रहा है, दूसरे वाले कहाँ चले गए। अच्छा खैर, ये हमने देख लिया कि भाई टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म किस तरीके से होगा। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि भाई टेक्स्ट डेकोरेशन, कि भाई टेक्स्ट को अगर हमें डेकोरेट करना है, लेट से मुझे यहाँ पे अंडरलाइन चाहिए या मुझे ओवरलाइन चाहिए या मुझे लाइन थ्रू चाहिए, वो हमने देखा किस तरीके से हम यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। ठीक है। सही है, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि यार एंकर के ऊपर, एंकर बेसिकली एक लिंक आपको देता है, उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन आ रही होती है। वहाँ से अगर मुझे उस अंडरलाइन को रिमूव करना है, तो मेरे पास टेक्स्ट डेकोरेशन मैं कर दूंगा नन। अब देखो, इसके बाद यहाँ पे हमने इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, सही है। उसके बाद यहाँ पे अगर हमें लाइन की हाइट को बढ़ाना है तो लाइन हाइट का इस्तेमाल करेंगे। अगर लेटर के दरमियान स्पेसिंग चाहिए तो लेटर स्पेसिंग का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और इसको हम वहाँ से 5 पिक्सल से जितनी भी हम अपनी वैल्यू वहाँ पे देना चाहें हम वहाँ पे दे। अच्छा, अब फॉन्ट साइज वही चीज़ आ गई। अब फॉन्ट वेट क्या चीज़ है, कि मुझे बता सकता है। ये स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है उनकी तरफ से भी मुझे रिस्पांस चाहिए। ठीक है, तो एक रिस्पांस हमारे पास आ गया फुरकान का कि भाई बोल्ड करने के लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आप लोग, कि आपने चले कहा कि भाई मैं लेटर को बोल्ड करने के लिए फॉन्ट वेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने एक जगह यहाँ पे बोल्ड लिखा हुआ है, एक जगह मैंने यहाँ पे वैल्यू दी पे 700, तो मैंने क्यों यूज़ की हुई है? मतलब अलग अलग इस तरीके से मैंने क्यों यूज़ किया हुआ है, मैं खाली बोल्ड लिख दूँ।
जी स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी कम रिस्पांस आ रहा है, जो फिजिकल बैठे हुए हैं वो खाली रिस्पांस दे रहे हैं। अच्छा, एक रिस्पांस आया ऋषा का कि भाई टू कस्टमाइज, ठीक है। एक शॉर्ट वर्ड में उन्होंने सारी बात को कंप्लीट कर दिया कि भाई अगर हमें खुद से अपने हिसाब से बोल्ड करना है कस्टमली कि भाई मैं इतना बोल्ड करना चाह रहा हूँ या मैं इतना बोल्ड करना चाह रहा हूँ, के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ उसकी स्पेसिफिक वैल्यू का। मतलब यहाँ पर एक बात याद रखना कि अगर आप लोग कभी कोई फॉन्ट यूज करो और उसमें उसकी वैल्यू अगर आप बढ़ा रहे हो और फॉन्ट की जो वेट है वो बढ़ नहीं रहा हो, इट मीन्स कि वो जो फॉन्ट है वो उतने लिमिटेड की नंबर तक सपोर्ट करता है। लाइट से अगर 600 तक सपोर्ट करता है, वो 600 तक ही बोल्ड करेगा, उससे आगे वो बोल्ड नहीं करेगा। आप उसकी चाहे कितनी ही वैल्यू दे दो, 900 तक चले भी जाओ, लेकिन वो उससे ज़्यादा बोल्ड नहीं करेगा। देखो फॉन्ट साइज से आप इसका साइज बढ़ा सकते हो इजीली, या आप फॉन्ट साइज से भी बढ़ा सकते हो। और यहाँ पर हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ की हैं कि भाई ये देखो ना, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे फॉन्ट साइज है, तो मुझे साइज बढ़ाना है, जाहिर सी बात है मैं फॉन्ट साइज का इस्तेमाल करूंगा, ये तो बिल्कुल एक बेसिक सी चीज़। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि भाई अब वर्टिकल अलाइन, कि भाई अब मुझे अगर वाई एक्सिस के ऊपर अलाइनमेंट देनी है। अच्छा, मुझे वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में मुझे बताओ, जब मैंने यहाँ पे यूज़ किया तो मेरा वर्टिकल अलाइनमेंट काम क्यों नहीं किया? जी स्टूडेंट, अच्छा ये रिस्पॉन्स मुझे हर इंडिविजुअल स्टूडेंट के पास से चाहिए। अच्छा, तो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है, फुरकान कंवल, आप लोगों की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा, और दूसरे वाले जो फुरकान है उनकी तरफ से भी रिस्पांस नहीं आ रहा। अरीशा ने एक जवाब दिया है कि भाई ब्लॉक लेवल पर काम नहीं करता। अच्छा, ये पैरा और डिफ को सपोर्ट नहीं करता। देखो पैरा और डिफ तो आपने स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन पैरा और डिफ क्या है? इट सेल्फ एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। देखो जिस तरीके से अरीशा ने जवाब दिया कि भाई ये जो आपके पास यहाँ पर जो आगे वर्टिकल अलाइन है, ये बेसिकली ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के ऊपर वर्क नहीं करता। ये सिर्फ आपके पास इनलाइन एलिमेंट्स जो आपके पास लाइक स्पैन हो गया या आपके पास इमेज हो गई, इन तरह के जो इमेज सॉरी टैग्स हैं, इनके ऊपर ये वर्क करता है, ठीक है। अच्छा, जब बाकी स्टूडेंट्स की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा, तो बाकी स्टूडेंट्स हैं कवल और बाकी जो दूसरे फुरकान हैं, काइंडली आप लोग भी रिस्पॉन्स करें, पार्टिसिपेट करें, ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर देखो अगर लिखने में मुश्किल हो रही है तो आप लोग भले से माइक ओपन करके बोल लिया करो। यहाँ पे इस क्लास में कोई पाबंदी नहीं है कि भाई आप लोगों को माइक ओपन करके जवाब नहीं देना या एक्सवाइजेड कुछ भी। चलें ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, दूसरे वाले जो फुरकान है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। सॉरी, देखो इमेज जो है ना वो आपकी इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। देखो टेस्ट होगा ना आपका जब, यानी कि अब ये तो आपका आज टेस्ट हो गया एक, समझ लो इसके बाद जो हमारा टेस्ट होगा उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल, लाइक अब मैं एक हो भी सकता है कि मैं एक ऐसा एक आपके पास एक कोड लिखा हुआ आ जाए और उसमें मैं बता दूं कि भाई इसमें जो वर्टिकल अलाइनमेंट यूज़ हुई हुई है वो कैसे वर्क करेगी। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा पहले, यार ये यूज़ किस पे हुई है, आइधर वो डिफ पे हुई हुई है, आइधर वो पैराग्राफ पे हुई हुई है, या किसी स्पैन पे हुई हुई है। अगर आपने फॉरन देख के बोल दिया कि भाई वर्टिकल अलाइनमेंट लिखी हुई है और टेक्स्ट बॉटम लिखा हुआ है, बॉटम पे आ जाएगा, नहीं। पहले आपने चेक करना है कि यार ये जो मेरे पास प्रॉपर्टी है ये कौन से वाले टैग के ऊपर इस्तेमाल हुई हुई है। ये आपकी जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है ना, ये इसको चेक करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि यार अगर हमें एक बैकग्राउंड के ऊपर इमेज चाहिए, तो मैं एक तरीके से भी कर सकता हूँ कि बैकग्राउंड, और मैंने यहाँ पर लिख दिया इमेज, ठीक है। अब इमेज लिखने के बाद जो है ना, मैंने इसको क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि भाई मुझे यहाँ पर इमेज ही चाहिए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिंक दूंगा इसकी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा और मैं यहाँ पे सिर्फ कह रहा हूँ कि मेरे पास बैकग्राउंड चाहिए, अब बैकग्राउंड के ऊपर क्या चाहिए वो मैं उसके अंदर कॉलन लगाने के बाद डिफाइन कर रहा हूँ, लाइक यूआरएल या फिर सेंटर सेंटर अलाइन, या फिर कलर चाहिए मुझे या कुछ भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे उसको डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर आपको ये चीज़ बुक में भी दिखाऊँ ना, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर आऊँ, देखो उन्होंने बैकग्राउंड इमेज का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और फिर उन्होंने यूआरएल दी हुई है सिर्फ इस लाइन पे। अब अगर मुझे सेंटर सेंटर और कवर करना होगा ना, उसके लिए मुझे मजीद अलग से लाइंस में कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता हूँ ना, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो मैं एक ही लाइन में इमेज को भी डिफाइन कर सकता हूँ, सेंटर भी कर सकता हूँ, मैं इसको कवर भी कर सकता हूँ, सारी चीज़ें मैं एक ही लाइन में कर सकता हूँ।
बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा कि भाई टेक्स्ट का जो शेडो है वो हम कैसे लेकर आ सकते हैं यहाँ पे शेडो यहाँ पे यूज़, ठीक है। पहली वाली जो वैल्यू किसकी थी, दूसरी वाली, फिर ब्लर, और फिर इन दी एंड आपके पास, ठीक है, एक्स वाई, ब्लर एंड देन कलर, ठीक है। तो ओवरऑल ये एक ओवरव्यू था क्लास का, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आपको अगर इनमें से कोई क्वेश्चंस पूछे हैं तो काइंडली आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ जो है वो सवाल कर लें, तो फिर मैं आप लोगों को जवाब दे देता हूँ। देन फिर हम उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे 5 से 10 मिनट का, में आप लोग एचटीएमएल अपनी पूरी कंप्लीट रिवाइज कर लेना, और फिर हम जो है यहाँ पर एक टेस्ट जो है वो ले लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो मुझे ये बताओ फ्रेंड्स कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर है कि स्टूडेंट्स? ठीक है, रीशा को क्लियर है, बाकी स्टूडेंट भी मुझे जल्दी जल्दी रिप्लाई करते रहे साथ साथ, क्लियर है। अच्छा, अब एक काम करें आप लोग कि अगर आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो